नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन है आज। चंपावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर में प्रचार किया मुख्यमंत्री ने। टनकपुर के बाद टिहरी के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम धामी। टिहरी में जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम में शामिल होंगे और खटीमा में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। तो ये कार्यक्रम है उनका कुमाऊं का। कुमाऊं दौरे पर हैं और लगातार प्रचार प्रसार तेज है। चंपावत जहां पर उपचुनाव होना है विधानसभा का, तो टनकपुर के बाद टिहरी के लिए सीएम धामी रवाना होंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि टिहरी में जर्नी ऑफ टिहरी डैम एक कार्यक्रम है जिसमें उनको शामिल होना है। अभय हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अभय, कुमाऊं के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कार्यक्रम है यहां पर और उसके बाद कहां जाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रचार प्रसार इस वक्त बहुत तेज है चंपावत में भी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो चंपावत विधानसभा का जो दौरा है, ये उनके कुमाऊं के दौरे का दूसरा दिन है। और दूसरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह सकते हैं कि जो चंपावत विधानसभा के अंतर्गत जो टनकपुर पंजता के जो क्षेत्र है, वहां पर जनसंपर्क अभियान अपना शुरू किया है। चुनाव प्रचार प्रसार के तहत जो वहां की जनता थी उनसे सीधे संवाद वहां पर किया है। डोर टू डोर कन्वेंसिंग में जनता को बताने का काम किया मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो सरकार का विजन है वो किस प्रकार से राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में आगे बढ़ाने का है। चंपावत क्षेत्र के लिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री सोचते हैं और यहाँ पर चंपावत को कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, उन सब चीजों को लेकर बातचीत वहां पर मुख्यमंत्री ने कही है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब चंपावत उपचुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम समय यहाँ पर चल रहा है और ऐसे में बीजेपी पूरी ताकत के साथ एक चुनाव मैदान में उतरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस चुनाव में प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जैसे ही मौका मिलता है वो चंपावत के दौरे पर होते हैं और लगातार वहां पर जो चुनावी प्रचार प्रसार है उसको करते नजर आते हैं। चंपावत की जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने की अपील करते हुए आते हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब खुद जनता के बीच में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करें ताकि बड़ी जीत यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिल सके। और बीजेपी ने जो लक्ष्य निर्धारित करा है उस लक्ष्य को यहाँ पर, उस लक्ष्य से ज्यादा जीत यहाँ पर हासिल की जा सके। जी, प्रचार प्रसार अभय किस तरह से चल रहा है और क्या मुद्दे इस बार आपको नजर आ रहे हैं वहां पर? चंपावत सीमावर्ती जनपद है और ऐसे में वहां पे जो अवस्थापना विकास के जो काम होने हैं, जो विकास की जो मुख्य श्रेणी में वहां पर अवस्थापना के जो काम होने हैं, उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अपना नया प्लान तैयार वहां पर कर रहे हैं। जनता को बताने का काम वो कर रहे हैं कि किस प्रकार से चंपावत में अभी तक के जो विकास के काम जो धीमी रफ्तार से चल रहे थे वो उनके मुख्यमंत्री बनते ही वहां पर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। और सरकार चाहती है कि चंपावत विकसित जिलों की श्रेणी में सबसे ऊपर हो। उसके लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से विधायक हो। उन सब चीजों को बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया जा रहा है। बीजेपी का प्रदेश संगठन वहां पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ सरकार के जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी भी वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार में लगाने में वो अपना जुटा हुआ है। बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक की समीक्षाएं वहां पर रोजाना की जाती है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कंट्रोल रूम वहां पर बनाए गए हैं जिसकी कमान खुद पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री संगठन है अजय कुमार उनके तरफ से संभाली गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार प्रसार अभियान के लिए झोंकी हुई है ताकि वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जीत हासिल हो सके और ये जीत इतनी बड़ी हो जिसका रिकॉर्ड आने वाले कई सालों तक कोई भी दूसरा भी कह सकते हैं नायकी न तोड़ पाए। जी, आप बने रहेगा अभय, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे कुछ और खबरों पर। तो ये प्रचार प्रसार इस वक्त लगातार तेज चल रहा है। एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, देहरादून से आ रही, जहां पर विधायक किशोर उपाध्याय की बहू कोच्चि से अरेस्ट हुई है। इंडिया वॉइस पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, नाजिया के खिलाफ पहले भी जारी था नोटिस और साथ ही साथ आपको बता दें और कोच्चि एयरपोर्ट पर एजेंसी ने उनको रोका और पूर्व में जो दर्ज मुकदमे के बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। विधायक किशोर उपाध्याय की बहू को लेने के लिए टीम रवाना हुई है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने मामले की पुष्टि की है।
तो विधायक किशोर उपाध्याय की बहू को लेने के लिए टीम रवाना हुई है। आपको बता दें कि एसपी सिटी जो हैं सरिता डोभाल, वो उन्होंने इस पूरे मामले की पुष्टि भी कर दी है। और जो किशोर उपाध्याय हैं विधायक, उनकी जो बहू है कोची से अरेस्ट हुई। अभय हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े। अभय, क्या कुछ और ज्यादा जानकारी? किशोर उपाध्याय की बहू बताई जा रही कि कोची से अरेस्ट हुई हैं, क्या ये मामला है? जी बिल्कुल, पूर्व में यहाँ पर एक मामला यहाँ पर आया था, जैसा टिहरी से जो भाजपा के जो विधायक है किशोर उपाध्याय, उनकी जो बहू है उसके खिलाफ यहाँ पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। उनके ऊपर कई तरह के जालसाजी के मामले यहाँ पर दर्ज हो चुके थे और उसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जब उनकी जो गिरफ्तारी थी, उस गिरफ्तारी को लेकर कई बार यहाँ पर पहले पूर्व में वारंट जारी हो गए थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। और जैसे ही उनके खिलाफ यहाँ पर लुकआउट के नोटिस जारी किए गए थे तो सभी जगहों पर वो प्रसारित यहाँ पर कर दिए गए थे। आज कोची में उनकी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, उस लुकआउट नोटिस पर उनको वहाँ पर रोका गया था, वो वहाँ पर रोकी गए। अब उत्तराखंड की जो पुलिस की जो टीम है वो कोची के लिए रवाना हो चुकी है और जो मुख्यमंत्री ये कह सकते हैं टिहरी विधायक की बहू है उनको वापस लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे उसके बाद जो कानूनी जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के तहत उनके खिलाफ यहाँ पर काम किया जाएगा। क्योंकि अभी तक के जो मामले हैं उसमें सबसे बड़ा मामला कह सकते हैं कि जमीनों से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर उनके ये कह सकते हैं जो बहू है किशोर उपाध्याय के, उनका नाम यहाँ पर संदिग्ध बताया जा रहा है। करोड़ों का जमीनों का फर्जीवाड़ा उनके नाम पर यहाँ पर हो चुका है। तो उन सब चीजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सही तरीके से हो सके तो उसके खिलाफ यहाँ पर पुलिस एक्शन में नजर आएगी और अब उनको कोची से लाने का काम पुलिस की तरफ से किया जाएगा। जी चलिए, आप बने रहेगा अभय, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कुछ और खबरों पर। फिलहाल आपको बता दें किशोर उपाध्याय की बहू कोची से अरेस्ट हुई है। एक और बड़ी खबर, चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बना है। 25 मई तक 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं। यह अपने आप में बड़ी संख्या और एक रिकॉर्ड भी बना है। बद्रीनाथ धाम में 4.25 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ में 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। गंगोत्री में 2 लाख, यमुनोत्री में 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। और इसके अलावा श्री हेमकुंड साहिब में भी करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा लगातार लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बद्री और केदार धाम की है, जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और उसके बाद श्री हेमकुंड साहिब, क्योंकि वहां की भी यात्रा शुरू हो चुकी है, कपाट खुल चुके हैं और इसीलिए श्रद्धालुओं का जाने का सिलसिला भी वहां शुरू हो चुका है। तो चारधाम यात्रा में इस बार एक बड़ा और नया रिकॉर्ड बना है, जहां पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम, जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा इस बार देखी गई है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। चारों धामों की बात करें तो जिसमें बद्री और केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 25 मई तक 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हैं चार धाम। तो ये बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड है अब तक का। और बद्रीनाथ धाम में 4.25 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ में 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो सबसे ज्यादा बद्रीनाथ और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या देखी जा रही है। एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण बंद हुआ है। जी हां, फिलहाल जो पंजीकरण है वो बंद हो गया है ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए, क्योंकि एक समय सीमा तय की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या को तय कर दिया गया है। आईएसबीटी परिसर में यात्रियों का जो पंजीकरण स्टॉल था वो बंद हो गया है। एसडीआरएफ का कोटा फुल होने के बाद पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फिलहाल ये पंजीकरण बंद कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन अब नहीं होंगे ऋषिकेश में जो हो रहे थे। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्रीधाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है। 31 मई तक चारों धामों के लिए यात्रियों का स्टॉल फुल हो गया है। तो पंजीकरण बंद होने से यात्रियों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही है। अभय हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभय, ये पंजीकरण फिलहाल तो बंद हो गए ऋषिकेश में, जो हमें खबर सामने मिल रही है, कब तक इसे दोबारा से शुरू किया जा सकता है और अभी किस तरह की व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में यात्रियों के लिए हो रही है? क्योंकि कुछ यात्री परेशान भी हैं, वो बहुत दूर से आए हैं, समय निकाल के आए हैं। पंजीकरण बंद होने से उनकी शिकायतें भी हैं कुछ। देखिए, राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार इस बाबत यात्रियों या श्रद्धालुओं को आगाह करता नजर आ रहा है
अपील कर रहा है कि जी। कम से कम चार धाम यात्रा में आने से पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना चाहिए। जिस रजिस्ट्रेशन पर जो उनका जो स्लॉट है, फिर जिस दिन की तिथि उनको दी गई है, उस दिन के तिथि के अनुसार उन्हें अपनी यात्रा को यहाँ पर प्लान करना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ पर आता है, कोई भी यात्री यहाँ पर आता है, तो फिर उसको यहाँ पर यात्रा करने से रोक दिया जाएगा। और यही वजह है कि लगातार जो धामों में जो संख्या जो यात्रियों की जो बढ़ रही है, उस पर नियंत्रण पाने का यही एक रास्ता सरकार के पास यहाँ पर उपलब्ध है कि यात्रा को यहाँ पर सीमित किया जा सके। उसमें सबसे पहले कि जो धामों की जो कैरिंग जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से श्रद्धालुओं को वहां के स्लॉट दिए जाए, यानी दर्शन करने की अनुमति दी जाए और उसी के अनुरूप जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। 31 मई तक चारों धामों में जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। यानी 31 मई तक के जो रोजाना जो यात्रियों की जो संख्या है वो यहाँ पर फुल हो चुकी है। और अब 31 मई के बाद ही यानी 1 जून से ही नई जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी वो आगामी 29 या 30 मई को यहाँ पर शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। और उसके बाद ही जो श्रद्धालु या यात्री हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा दिया जाएगा। जो बिना रजिस्ट्रेशन के समय यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं उनको चारों धामों के अलावा जो दूसरे जो पर्यटक स्थल हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उस दिशा में उस तरफ डाइवर्ट करने का उनको यहाँ पर काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से चार धाम यात्रा में किसी और दिक्कत का सामना उन्हें न करना पड़े। और उत्तराखंड के जो दूसरे जो टूरिज्म सेक्टर है वहां पर भी यात्रा और जगह बढ़ सके, उन दिशा में यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि सरकार लगातार अपील यहाँ पर कर रही है कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के अपने रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही यहाँ पर यात्रा की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, लेकिन समस्या कई जगहों पर अभय यात्रियों को हो भी रही है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात फिलहाल की जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान हो ये उम्मीद सभी कर रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में मौसम की चुनौतियों के बावजूद भी चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। पिछले दिनों अनियमितता बरतने पर आरटीओ देहरादून दिनेश चंद पथोई को सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद यात्रा के नोडल अधिकारी के तौर पर परिवहन विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। इसको लेकर विभागीय मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 3 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद यात्रा का नोडल अधिकारी विधिवत रूप से तैनात कर दिया जाएगा। फिलहाल यात्रा की सारी जिम्मेदारी निदेशक परिवहन के जिम्मे है। अपने जो आरटीओ दफ्तर में अन्य अधिकारी हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे परिवहन आयुक्त हैं, ये काम को देख रहे हैं। और अभी जो ये चुनाव होगा 3 तारीख के बाद, तो वहाँ पर फिर तैनाती कर दी जाएगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर फैली अव्यवस्थाओं को देखते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रा मार्ग से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारी एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हुए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि निर्धारित संख्या के अनुसार ही श्रद्धालु आएं, इसका अधिकारी विशेष तौर पर ध्यान रखें। दरअसल यात्रा मार्ग पर लगातार बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा था, जिससे अव्यवस्थाएं बढ़ रही थीं, जिसको लेकर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़ पर नियंत्रण के साथ ही व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं, जिससे यात्रा मार्ग पर आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण की भी जांच हो सके। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपना नाम वापस ले चुके हैं और प्रचार में भी कांग्रेस कोई मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी जीत हासिल करेंगे। नहीं, चंपावत चुनाव की तस्वीर साफ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी बड़े अंतर से चंपावत चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं मिला। उनको ढूंढे 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 कई दिन से ढूंढते रहे, तब जाकर के प्रत्याशी मिला। उनके जो पुराने प्रत्याशी थे वो चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। इतने बड़े नेताओं के नाम उनके नेता लेते रहे, वो सब लोग दूरियां बनाते रहे। साफ तस्वीर बिल्कुल साफ है चंपावत की। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चंपावत का चुनाव जीतने जा रही है।
उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बिना जन सहयोग के जंगलों की आग पर काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन इस बार विभाग ने बेहतर तरीके से विभिन्न विभागों के सहयोग से जंगलों की आग पर काबू पाने का काम किया। तो वहीं सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार राजस्व, पुलिस और जिला प्रशासन के कई विभागों के कर्मचारियों को वनों की आग के प्रति जिम्मेदारी दी गई थी और अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन हुआ था, जिससे आग बुझाने के लिए तत्परता के साथ काम किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों पर भी नजर दौड़ाई जाए तो पूर्व के वर्षों की तुलना में इस बार फॉरेस्ट फायर की घटनाएं आधी नजर आ रही हैं। जो हम लोगों ने इस बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जनपद स्तर पर कमेटियां बनी, उसका फायदा ये मिला कि सीधे सीधे डीएफओ और जिलाधिकारी के कोऑर्डिनेशन से फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग लगातार इस पर तत्परता से काम किया। इसके साथ साथ पहली बार इस राज्य में हम लोगों ने हर गाँव में इस राज्य के फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया, जिसमें ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा, वन पंचायत का सरपंच उसके मेंबर होंगे, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के सदस्य उसके मेंबर होंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी उसमें मेंबर होंगे। तो कहीं ना कहीं बिना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हम फॉरेस्ट फायर को रोक नहीं सकते। और देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड का काम शुरू हुए करीब 2.5 साल का समय बीत चुका है और इतने कम समय में 5 अधिकारी बतौर सीईओ स्मार्ट सिटी का काम संभाल चुके हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाओं का काम पूरा होना अभी भी बाकी है। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक स्मार्ट सिटी के कामों को पूरा करने के लिए सख्ती से निर्देश दे चुके हैं, लेकिन राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हो रहे स्मार्ट सिटी के कामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब बरसात के मौसम में पहले ही एक दिन की बारिश में जगह जगह कीचड़, जल भराव की समस्या पैदा हो गई, जिस पर मेयर सुनील उनियाल का कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम थोड़े सुस्त चल रहे थे, लेकिन पिछले महीने एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी अधिकारियों को बरसात से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए गए और जल्द ही स्मार्ट सिटी के काम पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश का कहना है कि जून 2023 तक स्मार्ट सिटी के सभी कार्य पूरे कर लिए जाने हैं, जिससे 45% काम किए जा चुके हैं और बरसात को देखते हुए ड्रेनेज के कार्य पूरे किए जाने की भी प्राथमिकता है। देखिए, स्मार्ट सिटी में जो निर्धारित टाइमलाइंस हैं वो जून 2023 तक हमें सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और लगभग 45% प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिया है। फिजिकल प्रोग्रेस लगभग 45% है और अभी बरसात के दृष्टिगत हमारा फोकस ये है कि जितने भी स्मार्ट रोड्स हैं वहाँ पे हम लोग जो ड्रेनेज का काम है, खासकर क्रॉस ड्रेनेज का काम है, उसको हम लोग प्रायोरिटी पे जो है कंप्लीट करने की कोशिश हम लोग फ़िलहाल कर रहे हैं। कि स्मार्ट सिटी के काम जो है इस समय तीव्र गति से चल रहे हैं। पहले सुस्त थे, लेकिन अभी पिछले माह जो हमारी एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी उसमें सभी अधिकारियों को निर्देश किए थे कि काम जो है बरसात से पहले इनको पूरा करना है। आजकल काम चल रहा है और मुझे लगता है कि जो काम बरसात से पहले पूरे होने चाहिए वो पूरे होंगे। बाकी नवंबर तक जो है इनको कहा गया है कि स्मार्ट सिटी के काम जितने हमारे शहर में चल रहे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर राज्य की बीजेपी सरकार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य सरकार का सही नहीं है, बल्कि इसका निर्णय केवल केंद्र सरकार ले सकती है। वहीं आप नेता ने कहा कि राज्य सरकार अपनी बातों के जाल में प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी तक केंद्र सरकार की कोई सही जानकारी नहीं है। राजधानी देहरादून में सरकारी जमीनों के साथ ही वन विभाग की जमीनों पर भूमाफियाओं की बढ़ती संलिप्तता पर अब जिला प्रशासन और वन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, जिससे जमीनों को खाली कराया जा सके, साथ ही उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाए। इसके अलावा भारी जुर्माना भी ठोका जाएगा। तो कुल मिलाकर अब यह है कि जो भी
अवैध तरीके से निर्माण करेगा उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी, अंकुश लगेगा। जो भूमाफिया हैं वो अलग अलग जगहों पर दरअसल इसी तरह से अवैध तरीके से भूमि को कब्जा करते हैं, उस पर निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद अब ये कार्रवाई भी विभाग की तरफ से की जाएगी भूमाफियाओं पर। जहां जहां पर अवैध तरीके से संपत्ति बनाई गई है उनको चिन्हित किया जा रहा है और बाकायदा मुकदमा दर्ज कर उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जहां जहां कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम पत्ता से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उस पर राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थितियाँ सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना होने पाए। और हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में पार्किंग शुल्क के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने कहा कि टीपी नगर में वाहन पार्किंग शुल्क लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सेठी और महामंत्री प्रदीप सबरवाल के नेतृत्व में कारोबारियों ने कहा कि प्रशासन टीपी नगर में जबरन पार्किंग शुल्क वसूलने का काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पार्किंग शुल्क वसूली का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होगा। एक बड़े मंदी के दौर से गुजर रहा है और ये हमारे ऊपर जो हिटलरशाही चल रही है शासन की कि भाई हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी पार्किंग शुल्क या किसी भी तरीके का कोई शुल्क ट्रांसपोर्ट नगर के नहीं होता। यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था। आज ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी आने के लिए ये कह रहे हैं उसमें शुल्क दें हम, तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में क्यों आएगी? कल फिर वही गाड़ियाँ बाहर खड़ी होंगी, बाजारों में खड़ी होंगी, कहीं पर ही खड़ी होंगी। हम इस चीज़ का सख्त विरोध करते हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा तो हम ट्रांसपोर्ट नगर दुकानदार अपनी दुकानों के ताले लगा के चाबियाँ नगर आयुक्त को सौंप देंगे या सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप देंगे। एक बड़े सारे व्यवसायियों को विश्वास में लेके जो भी काम हो करिए, लेकिन अभी तक कोई काम ऐसा हुआ नहीं। विश्वास सूत्रों से पता लगा कि ये टेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। अब हम लोग एक तो कर्ज तले वैसे दबे हुए हैं, वाहन स्वामी वैसे ही हैंड टू माउथ है, कारोबार ट्रांसपोर्ट का दिन प्रतिदिन फिरता जा रहा है। उसके आवाज़ में अब ये शुल्क लगाने जा रहे हैं। अब पूरे स्टेट में क्या अदर स्टेटों में भी कभी मैंने नहीं सुना कि किसी ट्रांसपोर्ट नगर में जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर पार्किंग शुल्क लिया जाता हो जो कि अवैध है। उसका आज हमने एक विरोध प्रदर्शन किया है, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। अगर हमारी नहीं सुनाई होगी तो फिर धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे। देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।